हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी जनरल पैथोलॉजी का चैप्टर 7, जिसको हम लोग न्यूप्लेजिया भी कहते हैं। मैं इसकी मार्किंग्स बिग रॉबिन से करवा रही हूँ। आप चाहें तो इसको मीडियम रॉबिन से भी कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो आप मीडियम रॉबिन पे ऐड ऑन कर लीजिएगा, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं न्यूप्लेजिया के ऊपर। न्यूप्लेजिया में आपको न्यूप्लाज्म की डेफिनेशन आती होनी चाहिए कि वट इज़ न्यूप्लाज्म। फिर आपको पता होना चाहिए कि वट इज़ न्यूप्लेजिया। फिर आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर आपने लाजमी रीड करना है, इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइवा क्वेश्चन के तौर पे भी ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप किसी भी ट्यूमर को किस तरह नेम करते हैं, ठीक है, एज इट इज़ द नोमेनक्लेचर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेस्मोप्लेजिया, ट्यूमर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स को हम लोग कैसे नेम करते हैं, किस बेसिस पे नेम करते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग मेलिग्नेंट पे आते हैं। मेलिग्नेंट फर्दर दो में डिवाइड होते हैं, सार्कोमा में और कार्सिनोमा में। सार्कोमा क्या होता है? मेलिग्नेंट मीजेनकाइमल ट्यूमर होता है। कार्सिनोमा क्या होता है? मेलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर होता है। आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मिक्स ट्यूमर्स आ जाते हैं। मिक्स ट्यूमर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए कि मिक्स ट्यूमर्स कहाँ पे होता है। टेराटोमा क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो चीज़ पता होनी चाहिए कि वो ये है, दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये है कि लोकली इन्वेजिव ट्यूमर्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये असल में हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। ये वाइवा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर SCQ के तौर पर भी पूछा जाता है। लोकली इन्वेजिव ट्यूमर्स कौन से होते हैं, तो वो तीन होते हैं। बेजल सेल कार्सिनोमा, दोज आर बेजल सेल कार्सिनोमा, ग्लायोमाज एंड अमीलोब्लास्टोमास। और हमारे पास ऐसे कौन से मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो कि हैं तो कार्सिनोमाज या सार्कोमाज, लेकिन उनके एंड पे कार्सिनोमा और सार्कोमा नहीं लगता। दे साउंड लाइक बिनाइन ट्यूमर्स। उसमें आ जाते हैं मेलानोमाज, मीजोथीलियोमाज, सेमिनोमाज, हेपाटोमाज, लिम्फोमाज, ग्लायोमाज, एस्ट्रोसाइटोमाज। ये वाले जो हैं ये हमारे पास सारे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, लेकिन दे साउंड लाइक बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक हो गया। ये आपका MCQ भी है और SCQ भी है। ये सारा कुछ जो है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा या मिल जाएगा आपको। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, कि ऐसे को बहुत से मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं जो बिनाइन ट्यूमर साउंड करते हैं, तो उनके नेम्स यहाँ लिखे हैं। फिर उसके बाद हमार्टोमास क्या होते हैं और हमारे पास कोलिस्टोमा क्या होते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर आ जाते हैं टेबल 7.1 पे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्यूमर्स। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज एन SCQ, एज एन MCQ, एज अ वाइवा क्वेश्चन। हर लिहाज से टेबल इंपॉर्टेंट है और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपने इसको अच्छे से करना है। फिर आगे आ जाते हैं इधर डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेजिया के ऊपर। डिफरेंशिएशन क्या होती है, एनाप्लेजिया क्या होती है, एनाप्लेजिया के फीचर्स क्या होते हैं। एनाप्लेजिया के फीचर्स में हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म होता है, एबनॉर्मल न्यूक्लियोमॉर्फोलॉजीज होती हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा माइटोटिक फिगर्स होते हैं, हाइपरक्रोमाटिज्म होता है, उसके अलावा लॉस ऑफ पोलैरिटी होती है और बाकी इस्कीमिक नेक्रोसिस वगैरह होती है। तो आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या आ जाता है, और ये UQ भी है कि हमारे पास फीचर्स बता दें एनाप्लेजिया के या मोर्फोलॉजिकल चेंजेस बता दें एनाप्लेजिया में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज मेटाप्लेजिया। ये सेल इंजरी में ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद डिस्प्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए। व्हाट इज कार्सिनोमा इन सीटू, ये UQ है, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लोकल इन्वेजन। इसको आपने सिर्फ रीड दे लेना है, इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई है। मेटास्टेसिस की तरफ आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेटास्टेसिस क्या होती है। फिर उसके बाद मेटास्टेसिस के अंदर जो लोकली इन्वेजिव ट्यूमर्स का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेजल सेल कार्सिनोमस, ग्लायोमस और तीसरा आपने लाजमी याद रख लेना है अमीलोब्लास्टोमस। ये तीनों ही आपने याद रखने लोकली इन्वेजिव ट्यूमर्स में, यहाँ पर इनका वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। पाथवेज ऑफ स्प्रेड, लास्ट टाइम हम पहला UQ ही ये था, इसके अंदर से उन्होंने सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ वाला UQ पूछा हुआ था। आपको पता होने चाहिए पाथवे ऑफ स्प्रेड कितने हैं। फिर आप सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ कौन सी हैं, इसमें हमारे पास कौन से कार्सिनोमास या कौन से ट्यूमर्स आ जाते हैं। फिर लिम्फेटिक स्प्रेड के बारे में पूछ लेते हैं। लिम्फेटिक स्प्रेड कार्सिनोमा से होती है, यानी कि जितने भी कार्सिनोमा वाले ट्यूमर्स होंगे वो सारे लिम्फेटिक स्प्रेड होंगे, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक हो गया। आपने उन एक्सेप्शंस को याद रखना है, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा या प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है वो ब्लड वेजल से ज़्यादा होते हैं। फिर लिम्फेटिक स्प्रेड के अंदर ही आपको पता होना चाहिए कि सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है, ठीक हो गया। और फिर आप सेंटिनल लिम्फ नोड की मैपिंग कैसे करते हो, ये UQ है कि सेंटिनल लिम्फ नोड होता क्या है और सेंटिनल लिम्फ नोड की आप मैपिंग कैसे करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये UQ आपने अच्छे से करना है। उसके अलावा स्किप मेटास्टेसिस क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, और इसका फ़ायदा क्या है सेंटिनल लिम्फ नोड का ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है हेमाटोजेनस स्प्रेड, ये भी हमारे पास UQ है और इसका UQ जो है वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 306 के ऊपर, वो मैं वहाँ पर आपको डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए हेमाटोजेनस स्प्रेड यूजली सार्कोमास के साथ होती है, लेकिन कार्सिनोमास में भी हमने दो पढ़े हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा और प्रोस्टेटिक कार्सिनोमास। फिर आगे आ जाता है कंपैरिजन। पहले हाँ ये वाली चीज़ें कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास एडिशनल रूट्स होते हैं जो वाइवाज में पूछे जाते हैं। वाइवा में जो एडिशनल रूट हैं वो दो तरह के, एक पेरीन्यूरल रूट होता है और एक नेचुरल लिविंग ऑफ टिश्यू, नेचुरल लाइनिंग ऑफ टिश्यू होता है। पेरीन्यूरल रूट में एग्जांपल आ जाएगी पेनक्रियाटिक कार्सिनोमास की, पैरोटिड ग्लैंड के कार्सिनोमा की, यूरिनरी ब्लेडर की कार्सिनोमा की, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा की और बाइल डक्ट के कार्सिनोमा की, ठीक हो गया। नेचुरल लाइनिंग ऑफ टिश्यू की कोई एग्जाम्पल नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास कंपेरिजन बिटवीन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये वाइवा क्वेश्चन, SCQ, MCQ, हर लिहाज
लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने अच्छे से करना है, ठीक हो गया। इसके कुछ जो आपको पॉइंट्स हैं वो यहाँ से भी मिल जाएंगे, तो आपने ये कर लेना है सिंस ये यूक्यू है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में आपको बस ये वाली डायग्राम में आप ये देख लें कि हमारे पास मेल्स में कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है, प्रोस्टेट वाला, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा है, ब्रेस्ट में, और दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, लंग वाला, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ें एनवायरमेंटल फैक्टर्स के आपको नाम आने चाहिए, क्योंकि ये यूक्यू में पूछ रहे हैं। उसके अलावा अलहदा से भी एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस का यूक्यू आया हुआ है, तो आपने ये वाले एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस के उसमें नेम लिखे थे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप रीड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। फिर आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल कैंसर्स। ये MCQ के लिहाज से, SCQ के लिहाज से, वाइवा क्वेश्चन के लिहाज से, हर लिहाज से टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये टेबल करना ही करना है, ठीक है। अक्सर सिनेरियो में आपको क्वेश्चन जो है वो इनकी बेसिस के ऊपर जो है ना एक बैकग्राउंड हिस्ट्री बना के पेश की जाती है, तो आपने उससे आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको अच्छे से आती होनी ही चाहिए, पर सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए आपको ये भी आता होना चाहिए। ये यूक्यू है, MCQ है, SCQ है, वाइवा क्वेश्चन है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नियोप्लेजिया का टेबल 7.4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूक्यू आया हुआ है, ये ऑलमोस्ट ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपने इसको करना है। इसमें आपको एसोसिएटेड नियोप्लाज्म और पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर के अंदर आप ये वाली डायग्राम कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ, कि आपको अच्छे से डायग्राम आ जाएगी, आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से बस आप ये देख लें कि हमारे पास 4 क्लासेज ऑफ जीन्स कौन सी होती हैं, ठीक है, वो कर लेंगे तो वो काफ़ी होगा। उसके अलावा यहाँ से आप लोग देख लें एपिजेनेटिक एबरेशंस क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि सिंस आगे हम लोग कहीं पे इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। सेलुलर एंड मोलिकुलर हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, इसमें ये 8 पॉइंट्स आते हैं, ये वाली डायग्राम आती है, आपने ये 8 पॉइंट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, वाइवा में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाली लाइन भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल्स एंड ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ये यूक्यू क्वेश्चन हैं, इनको आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेड ऑन्कोजीन्स जो है, ये टेबल इसमें से यूक्यू आया हुआ है, तो आपने इसमें से जो है एक तो PDGF बीटा कर लीजिएगा, इसमें से जितने आपको याद होंगे ना मैक्सिमम उतना ज़्यादा बेहतर है, और बेहतर ये होगा कि आप इनके जो फैमिली नेम लाइक कैटेगरी नेम्स हैं उनको एक दफ़ा लाजमी देख लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑनको प्रोटीन्स एंड सेल ग्रोथ के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास ये जो ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग पाथवे इन कैंसर है, ये यूक्यू है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये वाला पॉइंट है कि जो हमारे पास ERBB1 जीन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है, ERBB2 में एम्प्लीफिकेशन होती है, EML4 ALK के अंदर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपने इस डब्बे के अंदर भी जो है वो टेबल में कवर कर ली होंगी, ठीक है। बाकी इसको रीड देना हुआ तो दे लीजिएगा, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट MCQ SCQ के लिहाज से कोई बात नहीं लिखी हुई है। फिर उसके बाद ये वाला है, ये वाला जो डायग्राम है ये MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रोमोसोम नंबर आपको पता होना चाहिए, जीन के बारे में पता होना चाहिए जिसमें चेंज हो रही है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये वाली छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपने ध्यान में देना है, बाकी इसको रीड नहीं भी करेंगे तो इट विल बी ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। उसके अंदर आप सिर्फ ये वाला डब्बा कर लें तो दैट विल बी मोर देन इनफ। फिर आते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए ट्यूमर सप्रेसर जीन होता क्या है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो 2 हिट हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके ये 2 पॉइंट्स हैं, आपने 2 हिट हाइपोथेसिस ऐसे ही याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप इस टेबल की बात करें, इस टेबल में से आपने जो इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है वो तो करने ही है, उसके अलावा अगर आपको कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन्स याद हो रहे हैं तो आपने याद करते जाना है क्योंकि MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास आरबी जीन होता है, आरबी जीन यूक्यू है, इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन, इसकी पैथोजेनेसिस है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें क्रोमोसोम कौन सा इन्वॉल्व होता है ये पता होना चाहिए, इनका इंसिडेंस पता होना चाहिए कि फेमिलियल का कितना इंसिडेंस है, स्पोरेडिक का कितना इंसिडेंस है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। रोल ऑफ आरबी जीन जो है ये वाली इसकी जो पैथोजेनेसिस ही कह लें एक तरह की, ये कैसे एक्ट करता है ये, तो ये भी इसका यूक्यू है, तो आपने वाली डायग्राम उसके अंदर जो है वो कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है TP53, इसको गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं, मोलिकुलर पुलिसमैन भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो लीफ-रोमानी सिंड्रोम हो जाता है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने यहाँ से कवर करना है। द रोल ऑफ P53, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये डायग्राम आपको एज इट इज़ जो है वो बिल्कुल डिटो याद हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास APC जीन है, इसको गेट कीपर ऑफ कोलोनिक न्यूप्लाजिया भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये कर लेना है कि ये क्या होता है, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपने ना इधर आ जाना है इस डायग्राम के ऊपर, द रोल ऑफ एडिमेटस पोलिपोसिस को लाए, ठीक है। इसकी आपने ये डायग्राम समझ लेनी है। अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हैं तो ये बीच में जो भी कुछ लिखा है आप ये नहीं भी रीड करेंगे तो इट विल बी ओके, पर अगर अपने दिल की तसल्ली के लिए आपने इसको रीड करना है तो लाजमी रीड कीजिएगा ताकि आपको जो MCQ पॉइंट लगे आप उसको जो है वो कवर कर लें। बाकी आगे जितने भी एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं ये सारे आपने यहाँ से नहीं रीड दीजिएगा, बस एंड से जो है वो उसको वो जो टेबल पीछे हम लोगों ने ट्यूमर सप्रेसर जीन का किया वहाँ से उनको कवर कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत हुआ तो ये की कॉन्सेप्ट से इनको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे आ जाते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग मेटाबॉलिक ऑल्ट्रेशन या वॉबर्ग इफेक्ट, इसको आपने जो है ना वो रीड कर लेना है, ठीक हो गया। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट खास बात नहीं लिखी हुई, इसको अगर आपने रीड करना है तो कर लें, नहीं भी करना तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वॉबर्ग इफेक्ट क्या होता है और आपने ये वाली
वाली डायग्राम कर लेनी है, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर उसके बाद इवेजन ऑफ सेल डेथ है। इवेजन ऑफ सेल डेथ में आप सिर्फ ये वाली डायग्राम कर लें तो दैट विल बी मोर देन इनफ, क्योंकि इट इज़ काफ़ी हद तक अपॉप्टोसिस वाला ही, बस अब इसके अंदर थोड़े बहुत जो फैक्टर्स हैं वो P53 वगैरह की म्यूटेशंस वो ऐड हुई हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको जो है वो कर लेना है। लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल के अंदर आ जाते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए अल्सर क्या होता है, इरोजन क्या होती है, इसके अंदर ये किस तरह होती है, हमारे पास रेप्लिकेटिव पोटेंशियल लिमिटलेस कैसे होता है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके आपको ये पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें आपने वाली डायग्राम जो है ना इसको समझ लेनी है। अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हैं तो आपको ये अंदर जितना भी लिखा हुआ है इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। उसके बाद आगे एंजियोजेनेसिस पे आ जाते हैं। एंजियोजेनेसिस भी आपने रीड करनी है, यहाँ एंड से इसके वाले पॉइंट्स पढ़ लेने हैं कि कैसे हमारे पास ये एंजियोजेनेसिस होती है। अब आ जाते हैं इन्वेजन और मेटास्टेसिस के ऊपर। इन्वेजन और मेटास्टेसिस को आपने एक दफ़ा रीड दे लेनी है एमसीक्यू के लिहाज से, लेकिन ये जो फिगर 7.34 है द मेटास्टेटिक कैस्केड, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं पीछे हेमाटोजेनस स्प्रेड के अंदर बात करी थी कि वो लोग हेमाटोजेनस स्प्रेड के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो यहाँ आगे वही लाइन लिखी हुई है। आपने जब भी ये क्वेश्चन आना है आपने ये डायग्राम बनानी है और साथ में ये स्टेप्स लिखने हैं, बस इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छे से करनी है, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है, इन सबको नहीं भी रीड करेंगे तो इट विल बी ओके। ट्यूमर एंड टीजन्स के अंदर मैंने सिर्फ ये वाली डायग्राम की थी, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ भी रीड नहीं किया, कोई एमसीक्यू कोई एससीक्यू कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट फील नहीं हुआ। उसके अलावा मैंने ये वाली डायग्राम जो थी उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लिया था। फिर आगे आ जाते हैं, आगे जीनोमिक इंस्टेबिलिटी है। इसमें ये हमारे पास बायोकेम वाले ही रिपेयर मैकेनिज्म जो मिसमैच रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, ये वही वाले सारे पॉइंट्स हैं। इसमें बस आपको नाम आते होने चाहिए और एक एक दो दो एग्जांपल्स याद कर लें इनकी, तो यह काफ़ी होगा। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला टेबल मैंने सिर्फ एमसीक्यू के लिहाज से एक दफ़ा रीड दे लिया था, याद वगैरह नहीं किया था, और ये वाले पेजेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सीधा इधर आ जाते हैं कार्सिनोजेनेसिस के ऊपर। मेजर केमिकल कार्सिनोजेंस वाइवा में भी बहुत सुनते हैं, उसके अलावा एमसीक्यू भी आ सकता है इसमें से, और ये यूक्यू तो है। ये आपने अच्छे से टेबल करना है। फिगर 7.41 बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपने अच्छे से करनी है। केमिकल कार्सिनोजेंस होते क्या हैं, ठीक है, वो तो आपने ये वाला टेबल कर ही लिया, पर बाकी आप यहाँ से एक दफ़ा रीड करके अपने अकॉर्डिंग एमसीक्यू पॉइंट्स जो है उनको भी उठा सकते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग हो गए, इनडायरेक्ट एक्टिंग हो गए। इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर इसका एमसीक्यू अक्सर आ जाता होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग का, तो आपने वाला एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। ये एनालिन डाई एंड रबर इंडस्ट्रीज वाला ये वाला यूक्यू आया हुआ है एज एन एससीक्यू, शॉर्ट एससीक्यू क्वेश्चन, तो आपने ये वाला पॉइंट लाजमी रीड करना है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस में। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, रेडिएशन जो आयोनाइजिंग एक्सरेज वगैरह होती हैं उसके अंदर कौन से कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट, कॉलन, थायराइड एंड लंग का कार्सिनोमा होता है। सीटी स्कैन की वजह से हमारे पास ल्यूकीमिया का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटोजा के चांसेस होते हैं। ये वाले पॉइंट्स आपने देख लेने इसमें से, बाकी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस में हमारे पास फर्दर हमारे पास ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरसेस आते हैं। इसमें एक ही वायरस आपने याद करना है, उसका नाम याद कर लें, उसकी वजह से ये पहला पैराग्राफ आपने इसमें रीड करना है, बाकी आगे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। इसमें वायरस कौन सा है, उसकी वजह से डिजीज़ कौन सी होती है, उसका इंसिडेंस कितना है, कितने एज ग्रुप में होता है, ये वाली चीज़ें। ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरसेस के नेम्स लिखे हुए हैं, ये सारे नेम्स आपने याद कर लेने हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, इसका हाई रिस्क एचपीवीज कौन से होते हैं, ये कौन से कैंसर्स करवाते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एनोजेनिटल रीजन का कार्सिनोमा और हेड एंड नेक का कार्सिनोमा। ये वाइवा क्वेश्चन एससीक्यू एमसीक्यू हर लास्ट से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन से हैं, HPV 6 और HPV 11, ये वाला पॉइंट आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद ये जो E6 और E7 वाली बात है वो आप लोगों ने यहाँ से वाला जो है ये वाला फिगर कर लेंगे 7.4, ये एमसीयू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, तो आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है EBV एप्स्टीन बार वायरस, इससे पता होना चाहिए कि कौन से हमारे पास का कैंसर्स करवाता है। बकेट लिम्फोमा करवाता है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाता है। उसके अलावा यहाँ पीछे और भी लिखा हुआ है कि हॉजकिंस लिम्फोमा करवाता है, ठीक है। ये वाली आपने चीज़ें याद कर लेनी है, ये वाइवा में बहुत हेल्प करती हैं आपकी, ठीक हो गया। उसके अलावा बकेट लिम्फोमा की अपेयरेंस कैसी होती है, स्टारी स्काई अपेयरेंस होती है, ठीक है, ज़्यादातर अफ्रीकन्स में दिखता है। बाकी इसको नहीं भी रीड करेंगे तो इट विल बी ओके, ठीक है। पैथोजेनेसिस ऑफ एप्स्टीन बार वायरस, इसको एक दफ़ा आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। हेपेटाइटिस B एंड C वायरस, ये कौन से कैंसर्स करवाता है, दैट विल बी मोर देन इनफ। हेपेटोसेलुलर कैंसर्स करवाता है। H पाइलोराई कौन से कैंसर्स करवाता है, उन कैंसर्स के आपने नाम बता देने हैं, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। बाकी एक दफ़ा रीड देनी हुई तो ज़रूर दे लें। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूप्लेजिया में लोकल एंड होमोरल इफेक्ट्स को रीड देनी है, दे लें, इसमें कोई खास बात नहीं लिखी। कैंसर के एक्जिया बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये आपने अच्छे से करना है। कैंसर के एक्जिया क्या होता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एज अ वाइवा क्वेश्चन एंड एज अ यूक्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके तीनों पॉइंट्स, और इसकी ये एग्जाम्पल्स ये आपने लाजमी करनी है। इन एग्जाम्पल्स में आपको इसका जो क्लिनिकल सिंड्रोम है और मेजर फॉर्म ऑफ अंडरलाइन कैंसर विद देयर ग्रुप नेम्स, हर ग्रुप में से दो दो उठा लें और उनको याद कर लें, ये आपने ऐसे करनी है।
फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग आती है। आपको पता होना चाहिए ग्रेडिंग क्या होती है, फिर आपको ग्रेडिंग की एग्जाम्पल आनी होनी चाहिए। ग्रेडिंग में एक ब्रेस्ट कैंसर का सिस्टम होता है जिसको हम लोग ब्लूम रिचर्डसन ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, और एक प्रोस्टेट कैंसर का होता है जिसको हम लोग ग्लीसन ग्रेडिंग एंड स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेजिंग आती है। स्टेजिंग में हमारे पास टीएनएम सिस्टम आता है। टीएनएम सिस्टम होता है, पहले तो ये बताना स्टेजिंग होती क्या है, फिर टीएनएम सिस्टम क्या होता है, ठीक हो गया। और फिर एक एजीसीसी सिस्टम होता है। टीएनएम सिस्टम को जो है वो आपने लाइक डिटेल में पढ़ लेना है कि इसका क्या मतलब है। उसके अलावा एक तीसरी एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगी ड्यूक स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसके अंदर सिर्फ आपको इनके नाम आते होने चाहिए, एक्सीजन बायोप्सी, नीडल एस्पायरेशन, साइटोलॉजिकल स्पेयर्स, क्योंकि इनके नाम जो थे वो एज अ यूक्यू पूछे हुए थे। फिर उसके बाद बाकी अंदर कोई भी डिटेल आपको रीड करने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर सीधा आ जाते हैं ट्यूमर मार्कर्स पे। ट्यूमर मार्कर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ये होते क्या आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्यूमर मार्कर्स का ये टेबल एज एन SCQ, वाइवा, MCQ, UQ हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ट्यूमर मार्कर्स के फैमिलीज़ के नेम के साथ टाइप्स आपको आती होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें से जो CA-125 है ये ओवेरियन कैंसर का है, ये अलहदा से UQ आया हुआ है। और ये भी पूछा हुआ है कि ये कब कब ज़्यादा होता है, CA-125 किन केसेस में ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी, एंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फिब्रॉइड्स, पेनक्रियाटाइटिस, लिवर सिरोसिस, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID, और बिनाइन ट्यूमर या सिस्ट ऑफ ओवरीज के अंदर जो होता है वो CA-125 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ट्यूमर मार्कर तब इन केसेस में ज़्यादा हो जाता है। ओवेरियन कैंसर में तो होता ही होता है। बाकी नियोप्लेजिया में इतना ही है। और आपने इसको जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मॉड्यूल है तो आपने इसको जो है वो बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ईयर की भी बेसिस यही बनाता है स्पेशल पैथोलॉजी की। हर हर मॉड्यूल में आप फोर्थ ईयर में भी नियोप्लेजिया को लाजमी देखते हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक हो गया। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी डायग्राम्स और टेबल्स आपने लाजमी करने हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।